हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं। लास्ट यूनिट जो हमने कवर करी थी ये आपकी एंडोक्राइन यूनिट जो है वो समझने की कम और याद करने की ज़्यादा है। और जो ये रेस्पिरेटरी यूनिट अब हम उठा रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस अपने आप आंसर कर देंगे। तो आई सजेस्ट कि आप इसको नॉर्मल स्पीड पे, मेरे वीडियोस को नॉर्मल स्पीड पे लाइक रेस्पिरेटरी वाले जो मेरे वीडियोस हैं इनको आप नॉर्मल स्पीड पे और एंड तक देखें जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स मिस ना हो, क्योंकि एक बार आपको क्लियर हो गया उसके बाद आप जो है सिर्फ ब्रशअप रह जाएगा, रिवाइज ही रह जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ योर लंग्स। तो लंग्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कुछ एसेसरी इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से ब्रीदिंग हो रही है। मतलब लंग्स एक ऐसी टिश्यू है जिसका कि इलास्टिसिटी जिसमें प्रेजेंट है। एयरवेज ऐसे हैं जिनका कि अपना एक इलास्टिक रिकॉइल होता है, चेस्ट वॉल का अपना एक इलास्टिक रिकॉइल होता है जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स भी कर लेता है। तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग हम 2 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहली चीज़ आपकी है जो कि स्टैटिक लंग है। स्टैटिक कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब होता है रुका हुआ। तो स्टैटिक लंग कब है? जब एयर इज़ नॉट पासिंग थ्रू इट, व्हेन एयर इज़ नॉट फ्लोइंग थ्रू इट, तब इट इज़ अ स्टैटिक लंग। और डायनामिक लंग कब है? डायनामिक लंग तब है जबकि एयर उसके थ्रू पास हो रही है। तो देखिए एक ये प्रोसेस है हमारा क्वाइट ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग सभी जानते हैं कि ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। आपको सोच करके या अपनी मर्ज़ी से सांस नहीं लेनी है। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से सांस लेनी होगी तो आप मतलब कुछ काम आपका छूट जाएगा, आप सांस लेने में ही आपका कंसंट्रेशन रह जाएगा, आप फिर और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? क्वाइट ब्रीदिंग। मतलब कि जो नॉर्मल इनवॉलंटरी कंट्रोल से, जैसे ब्रीदिंग जो है वो ऑटोनॉमस और वॉलंटरी कंट्रोल दोनों से होती है। जो ऑटोनॉमस कंट्रोल होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। और जो फोर्स्ड ब्रीदिंग है या कि वॉलंटरी ब्रीदिंग है वो आप करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो जब हम नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है? इंस्पिरेशन जो है मतलब सांस अंदर लेना, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपिरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। ये कैसे ब्रिंग अबाउट होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंस्पिरेटरी मसल्स। इंस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्या करेगा? दिस विल इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम। मतलब जो हमारे इंस्पिरेटरी मसल्स हैं, एक ये बेसिक जिस्ट याद कर लीजिए, ये जो है आपका पूरा क्लियर कर देगा। तो इंस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके कारण थोरैसिक वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इंस्पिरेटरी मसल्स फैल गए, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके कारण आपका थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिसके कारण प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ये आपका 12th की नॉलेज है। क्या? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स, इसने क्या किया? वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम को बढ़ने के कारण इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है? क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। अब क्या है? ये इंस्पिरेशन एक बार कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे, दे स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग। सी फिजियोलॉजी राइटिंग इज़ ऑल अबाउट फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने नोट्स में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं
फ्लो चार्ट्स देती हूँ। तो आपके लिए भी यही अच्छा है कि आप फ्लो चार्ट के ही फॉर्म में याद करें, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। वंस इंस्पिरेशन कंप्लीट्स, तो इंस्पिरेटरी मसल्स दे विल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग। जब कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गया तो क्या हुआ, इलास्टिक रिकॉइल जो है लंग्स की वो फंक्शन में आने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वापस राइज करता है। और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो ये लंग्स के बाहर एयर को पुश कर देता है, जिसके कारण एक्सपिरेशन हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए। वंस इंस्पिरेशन कंप्लीट्स, मसल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग। बिकॉज ऑफ दिस सिजेशन ऑफ कंट्रैक्शन क्या हुआ, इलास्टिक रिकॉइल हुई लंग्स की, जिसके कारण इंट्रापल्मोनरी प्रेशर फिर से बढ़ा। और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर चला गया तो क्या हुआ, एयर को वापस इसने बाहर पुश कर दिया और एक्सपिरेशन हो गया। अब हम देखते हैं लंग्स हमारे सिचुएटेड कहाँ है। तो देखिए आगे की तरफ लंग में क्या है, स्टर्नम है। ठीक है, और आगे माने एंटीरियर साइड में स्टर्नम है। पोस्टीरियर साइड में देखिए आपका स्पाइन है। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड में इट हैज़ द स्टर्नम एंड पोस्टीरियर साइड में इट हैज़ द वर्टिब्रल कॉलम। और लैटरली क्या है, ये हमारी गोलाई में आती हैं रिब्स। ठीक है, पसलियाँ। ये जो है देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। पीछे से ये 12 पेयर्स होते हैं और आगे ये आकर के स्टर्नम के लोअर एंड में सब ज्वाइन कर जाते हैं। स्टर्नम पे पूरी तरीके से ये ज्वाइन कर जाते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज के थ्रू। ठीक है, और इस रिब केज में जो है हमारा लंग प्रोटेक्टेड है। तो ये कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में, सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमेन बाय डायफ्राम। डायफ्राम चीफ इंस्पिरेटरी मसल है। एंटीरियर में इसके स्टर्नम है, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम है। देन देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, और इसके अंदर इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल है। ये पूरा थोरैसिक कैविटी बना रहा है। अब देखिए रिब केज, इट इज हिंज्ड बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम, रेज्ड एंड लोअर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हमारा डायफ्राम जो है इसकी मूवमेंट हो रही है अलोंग विद द रिब केज, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजेस होंगे, जिसके कारण एयर जो है अंदर बाहर मूव करेगी इनटू द कैविटी। अब देख लेते हैं दो फेजेस इसके रेस्पिरेशन के। तो पहला हुआ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। जो हमारी पहली ब्रेथ है वो भी क्या है, इंस्पिरेशन है। वोम के अंदर जो यूट्रस के अंदर मिलता है हमको प्लेसेंटा से ऑक्सीजन और वो जो है उसके बाय प्रोडक्ट्स हम रिलीज़ करते हैं, ये सब प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और जो हमारी पहली ब्रेथ होती है वो भी इंस्पिरेशन होती है। तो इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। ये एक्टिव प्रोसेस कैसे हो रहा है, देखिए मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, कुछ डिफाइंड मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन है जिनके कारण चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन होता है। इसके कारण क्या है, इलास्टिक रिकॉइल जो है चेस्ट वॉल की वो बढ़ती चली जाती है। अब इलास्टिक रिकॉइल के कारण इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है ये नेगेटिव होता जाएगा। एक नेगेटिव प्रेशर लंग्स के अंदर डेवलप होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन होगा। और एक्सपेंशन के साथ क्या होगा, एयर जो है वो अंदर सक इन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इंस्पिरेटरी मसल्स में दो तरीके के मसल्स हैं आपके, प्राइमरी हैं और एसेसरी हैं। तो प्राइमरी मसल्स कौन से हैं, पहला आपका डायफ्राम है। डायफ्राम आपका चीफ मसल है इंस्पिरेशन का।
और इसमें क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हुआ लंग्स का, तो डायफ्राम बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। डायफ्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डोम शेप होता है। डायफ्राम एक डोम शेप मसल होता है ऐसा। और जब इंस्पिरेशन होता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ बढ़ता है और इसका शेप ऐसा हो जाता है, ऐसा, ये फ्लैट हो जाता है। तो इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डायफ्राम। डायफ्राम किस तरीके से काम कर रहा है, पहला तो ये डोम शेप्ड का मसल है और ये लोअर 6 रिब्स से अटैच्ड है और जिफॉइड प्रोसेस से। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से दो काम होते हैं, क्या क्या, पहला तो डोम फ्लैटन हो जाता है जिसके कारण जितने एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो डाउनवर्ड्स पुश हो जाते हैं और थोरैसिक कैविटी एनलार्ज हो जाती है विच इंक्रीजेज द वर्टिकल डायमीटर। दूसरी चीज़ क्या है कि रिब केज जो है ये आउटवर्ड पुश हो जाता है जिसके कारण क्या है, एंटीरो पोस्टीरियर और लैटरल प्लेन्स एनलार्ज हो जाते हैं। तो डायफ्राम के कारण क्या हुआ, वर्टिकल डायमीटर भी बढ़ा, एंटीरो पोस्टीरियरली भी बढ़ा और लैटरल प्लेन भी बढ़ गए। तो पूरा कुल मिला के इसने क्या किया, पूरी थोरैसिक कैविटी को इसने एनलार्ज कर दिया। फिर देखिए फिर क्या आता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स। देखिए ऐसे याद करने का तरीका ये है, इंटरनल इंस्पिरेशन के कारण क्या है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, और एक्सपिरेशन में कौन आता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल। तो इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल आया, इसने क्या किया, ट्रांसवर्स और एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर्स को बढ़ा दिया। ठीक, कैसे बढ़ाया, 2 से 10 रिब नंबर 2 से 10 तक क्या हुआ, दे रोटेट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसके कारण बकेट हैंडल इफेक्ट होता है और बकेट हैंडल इफेक्ट के कारण ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। और अपर 4 रिब्स जो है ये स्टर्नम को रोटेट कर देती हैं, रोटेट द स्टर्नम इन अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये याद रखिए, ये क्या कर रहे हैं, रिब्स को रोटेट कर रहे हैं, ये स्टर्नम को रोटेट कर रहे हैं इन द अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन टू कॉज पंप हैंडल इफेक्ट। इस पंप हैंडल इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज कर जाता है और आपका जो है चेस्ट कैविटी एनलार्ज हो जाती है, चेस्ट वॉल कैविटी एनलार्ज हो जाती है। अब आपके एसेसरी मसल्स देखिए, इसके अंदर आया पहला स्केलिन मसल्स। स्केलिन मसल्स नेक में होते हैं और ये अपर 2 रिब्स में इंसर्ट होते हैं। ये क्या करेगा, अपर पार्ट ऑफ रिब केज को बढ़ा देगा, एलिवेट कर देगा, जिसके कारण थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सेकेंड आता है आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ये क्या करता है, अपर 2 रिब्स में ये इंसर्टेड होता है और टॉप ऑफ द स्टर्नम में। तो ये क्या करता है, स्टर्नम को बाहर की तरफ खींचता है जिसके कारण रिब केज एलिवेट हो जाता है और ये पंप हैंडल इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड आते हैं आपके नेक एंड बैक मसल्स। इनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण देयर इज फोर्स्ड इंस्पिरेशन एंड देयर इज इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम विच एलिवेट्स पेक्टोरल गर्डल, और इसके कारण क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द थोरैक्स बढ़ गई, इसलिए वर्टिकल लेंथ जो है ये इसमें इंक्रीज हो गया। फिर आता है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मसल्स। इसमें आपके नोज के मसल्स जैसे एलेनेजाई, लीवेटर पेलेटाई, नेजोफेरिंक्स का, देन चीक्स मसल्स, ये क्या करते हैं, एयरवे रेजिस्टेंस को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। फिर आता है आपका एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है, पैसिव प्रोसेस है। मतलब क्योंकि हमारा इंस्पिरेशन जो है उसकी एक लिमिट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन एक लिमिट तक हो गया, तो अब जो है क्योंकि हमारे पास चेस्ट वॉल में और लंग्स में भी क्या है, इलास्टिक रिकॉइल की प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी है। तो क्योंकि लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन की अब लिमिट आ चुकी है, इसलिए उनका रिकॉइल होना वापस ज़रूरी है। तो
ये है एक मतलब मच सिंपलर प्रोसेस है, जैसे इंस्पिरेशन से बहुत सिंपलर प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, इंस्पिरेटरी मसल्स जो है, इंस्पिरेशन एंड हुआ, इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स होना चालू करेंगे, इसलिए रिब केज विल ड्रॉप, thoracic वॉल्यूम विल डिक्रीज और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स विल कॉज इट टू डिफ्लेट। इसमें प्राइमरी मसल्स कोई नहीं होते हैं। और फोर्स्ड एक्सपिरेशन जब हम कर रहे हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम वाला इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है, उसमें एक्सपिरेशन एक एकदम पैसिव प्रोसेस है, उसमें कोई मसल्स नहीं यूज़ हो रही हैं, बस जो मसल्स फैल गए थे वही जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और थोरैसिक कैविटी को कम कर देंगे और उसका डिफ्लेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं तब एसेसरी मसल्स कम इन टू प्ले। कौन कौन से होते हैं ये? पहले अब्डोमिनल मसल्स देखिए। अब्डोमिनल मसल्स में आता है इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस अब्डोमिनिस। ये सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। और इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ा तो ये डायफ्राम को ऊपर पुश कर देता है, जिसके कारण जो रोस्ट्रोकॉर्डल डायमीटर है, वर्टिकल डायमीटर, वो डिक्रीज हो जाएगा और इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण एक्सपिरेशन हो जाएगा, सारी एयर जो है बाहर की तरफ पुश कर दी जाएगी। फिर आता है हमारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये क्या करते हैं, रिब केज को डाउनवर्ड्स खींचते हैं, जिसके कारण थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज इन बोथ ट्रांसवर्स एंड एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर्स, और ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन में बहुत हेल्पफुल है। देन आपके नेक एंड बैक मसल्स, जिसके कारण क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल नीचे की तरफ खिंच जाती है, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिक्रीज होता है और मसल्स का ट्रंक का फ्लेक्शन हो जाता है। इसके कारण क्या है, वर्टिकल डायमीटर डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है, ये आपको बेसिक मैंने बता दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग द प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब इंस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई जिसके कारण नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, एयर अंदर सक हुई, और किस वजह से एयर वापस बाहर जाती है, इसका हम लोग प्रेशर का चेंज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि रेस्पिरेटरी यूनिट में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। लास्ट जो हमारी एंडोक्राइन यूनिट थी, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, इसके अंदर फैक्ट्स थे जो कि आपको याद करने थे। रेस्पिरेशन में अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए जो है इसको नॉर्मल स्पीड पे और एंड तक देखिए मेरे वीडियोस, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।